बुलेटिन में आपको खबर दें, दिखेगा तो बिकेगा। तब्दीली सरकार की कफायत जारी मुहिम तशहीरी मुहिम में बदल गई। मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम तशहीर पर 1 अरब 84 करोड़ का मजीद इजाफी फंड मंजूर कर लिया गया है। हुकूमत मजमूई तौर पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए का फंड खर्च करेगी। अपडेट करेंगे आपको कि तब्दीली सरकार की कफायत जारी मुहिम तशहीरी मुहिम में बदल चुकी है। मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। हेल्थ प्रोग्राम तशहीर पर 1 अरब 84 करोड़ का मजीद इजाफी फंड मंजूर कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे, अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अली रामे, बताएगा, कफायत जारी मुहिम का तो काफी प्रचार किया जाता था, अब मजीद फंड मंजूर किए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा एक तशहीरी मुहिम के लिए बजट खर्च कर रहे हैं। तो इससे पहले भी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 1 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया था कि सिर्फ इस प्रोग्राम की तशहीर के ऊपर जो है वो ये बजट खर्च किया जाए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का प्रोग्राम है, जिसके लिए वो 429 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। अब इसी में 1 अरब 80 करोड़ रुपए का मजीद इजाफा किया गया है ताकि इसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो तशहीर जो है वो 3 साल तक चलती रहे। तो 3 साल में ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सिर्फ इस प्रोग्राम की तशहीर के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट जो है वो खर्च करेगी। तो ऑस्टेरिटी मैयत का ऐलान किया जाता था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी, और वज़ीर पंजाब ने भी बारहा किया कि वो कफायत जारी मुहिम को बरकरार रखेंगे, लेकिन ये जो बजट अब खर्च किया जा रहा है सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ये उनकी कफायत जारी का एक मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से अवामी पैसा जो है वो सिर्फ अपने मनसूबों की तशहीर पर खर्च करने के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो इतना बजट खर्च कर रही है। अब इस प्रोग्राम पर तो 429 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड लोगों को दिए जाने, लेकिन लोगों तक इस प्रोग्राम की रसाई के साथ साथ उन तक इनकी मनसूबे की तशहीर पर भी अरबों रुपए का बजट जो है वो खर्च किया जा रहा है। अब इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा अप्रूवल तो दे दी है। इस पर इस हुकाम का कहना है कि ये 3 फेजेज में ये बजट खर्च किया जाएगा। तो रवा माली साल के दौरान 50 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया और आइंदा माली सालों में भी इसी तरह ये बजट जो है वो खर्च किया जाएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि तहरीक इंसाफ का यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो किस तरह से मुफीद है और किस तरह से लोगों के लिए ये मुस्तक़बिल अमल रखता है। ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम तशहीर पर 1 अरब 84 करोड़ का मजीद इजाफी फंड मंजूर कर लिया गया है और ये फंड 3 फेजेज में लगाया जाएगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। उधर सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद की काविश रंग ले आई। तोनसा में जारी वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने 33 मिलियन के फंड्स जारी किए हैं। फंड्स की फराहमी से वाहवा में वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल हो सकेगी। वाटर सप्लाई स्कीम पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। साफ पानी की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं, जावेद अख्तर महमूद की जानिब से ये कहा गया है। अपडेट करेंगे आपको, सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद की काविश रंग ले आई है। मजीद तफसीलात जानेंगे, मोहसिन उमर ने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन, क्या डिटेल्स है मजीद इस हवाले से आपके पास? देखिए, हाउसिंग सेक्रेटरीट की जानिब से एक डिमांड की गई थी, वावा और मीठा के इलाकों में वाटर सप्लाई की एक बड़ी दरीना मसला था, जिसके हवाले से पहले से ही ये फंड जारी हो चुके थे, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर ये फंड रोक दिए गए थे। अब ये 34 मिलियन के ये फंड थे जिसको पंजाब हुकूमत ने इनको रिलीज कर दिया है और इसके बाद अब तोनसा के इलाके वाहवा और मीठा में ये वाटर सप्लाई की स्कीमें जो शुरू होंगी। और इसमें खास तौर पर अहम चीज ये थी कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा यूरेनियम है, इसकी वजह से पानी जो है ज्यादा खा रहा है। तो यहाँ पर एक अरसे से ये डिमांड थी, लोग दूर दराज से जाके भर के पानी लेके आते थे, लेकिन अब ये न सिर्फ स्कीमें पाया तकमील तक पहुंचेंगी बल्कि इसके साथ साथ लोगों को घर घर जाकर घर में ही मीठा पानी मुयस्सर होगा। जी, फंड्स की फराहमी से वाहवा में वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल हो सकेगी। मोहसिन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर दें आपको तालीम के मैदान से, जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों में आएगी जिद्दत। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से समाही फंड्स जारी कर दिए हैं। अपडेट करेंगे आपको, जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों में अब जिद्दत आएगी। जनूबी पंजाब के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। आला तालीम के मराकिज़ तालीमी इदारों में बुनियादी ढांचा मुकम्मल होगा। महकमा हायर एजुकेशन ने फंड्स जारी कर दिए हैं। एमरसन कॉलेज, वुमेन यूनिवर्सिटी और
QET मुल्तान के मंसूबे शामिल हैं। मंसूबे पर 76 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से बताया गया है। आगे बढ़ते हुए कुछ मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं, शहरी ओलिया के हुस्न को दागदार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। MWMC इन्फोर्समेंट विंग इन एक्शन कचरा और मलबा फेंकने वाले 16 शहरियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 24 घंटों में मलबा उठाने का मरासला भी जारी किया गया है। अपडेट करते चलो आपको, शहरी ओलिया के हुस्न को दागदार करने वालों की शामत आ चुकी है। MWMC इन्फोर्समेंट विंग इन एक्शन कचरा और मलबा फेंकने वाले 16 शहरियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 24 घंटों में मलबा उठाने का मरासला भी जारी किया गया है। रुख करेंगे लिया का, जहां पर खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। काश्तकार खाद के हसूल के लिए रुल गए। दुकानों के बाहर काश्तकारों की लंबी कतारें मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज ने ज्वाइन किया। जाहिद, बताएगा क्या सूरत हाल है खाद की फराहमी के हवाले से? जी, यूरिया खाद ना मिलने पर लिया के काश्तकार जो मुसलसल सरापा एहतजाज हैं, लेकिन खाद जो है बिल्कुल उनको फराहम नहीं की जा रही, जिस पर काश्तकार जो है आज भी यहाँ पर लाइनों में लगे हुए खाद के असूल के लिए इस दुकानों के पास लाइनों के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर किसी को सिफारिश पर एक गट्टू खाद का मिल भी जाए तो बाकी जो काश्तकार है वो देखते रह जाते हैं। पैसे हाथ में लिए शदीद सर्दी के अंदर मौजूद ये काश्तकार जो इस वक्त भी सरापा एहतजाज है और मुतालबा करेंगे फौरी तौर पर खाद दी जाए। कुछ काश्तकारों से मुतालबा भी बात भी करते हैं। सो क्या मुतालबा है, क्या मसाइल थे बंदों को? भाईजान खाद है पई दुकानदारों को पई साको मिलना नहीं पई, पैसे भी देने हैं, धिक्के थोड़े सारा डी खाड़ खाड़ के वालवन है। 70-72 किला कणक भाई पिया 10 बंदे 6 बंदे आने हैं, वाती साको नहीं मिलती पई है। सारा डी कणक पिलाऊं, इतना खाद घिनू लाइना लगूं, कोई ना सारा DCO एक्शन घिंदा पैन, AC साहब घिंदी पई है, ना ADCR इशफाक साहब घिंदा पैन, चुप करके बैठन था। उनको कोई पता नहीं, जिस टाइम कणक दा टाइम आसी हर कहीं दे घर वैसे उनको आखन छापा में रहने ना दिन कणक दे हूं खाद वास्ते कोई अग्गा भी नहीं निकलते पाए। लिहाजा साज मेहरबानी करके साकू कणक दे वास्ते खाद जरूर हर काश्तकार को मिलनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल जी, काश्तकार को खाद जरूर मिलनी चाहिए। इस भाई के पास पैसे भी हैं और टोकन भी हैं, बताइएगा तो खाद मिलनी चाहिए। कणक की क्या हालत है? कणक की ये हालत है, कणक बिल्कुल सुकण ते खत्म थीवण ते आ गई है। पाकिस्तान की तारीख दे विच जट नाल इतना कहीं ज्यादती नहीं थी, ना इंसाफी नहीं थी। जितनी रियासत मदीना दे दावेदार दे जितनी रियासत मदीना दे दावेदार दे दौरे हुकूमत दे विच जट नाल ना इंसाफी थींदी पई है। खाद मन मर्जी ते वेंदी पई है। सारे जिले दे ना DCO कोई अफसर एक्शन नहीं गिंदा पिया। अफसर भी आंदे 5-10 बोरियां वरता के लगे वेंदा, बाकी जो भी है खुदा जानदा है। पहले आके फर्ज मलकियत, ए फर्ज मलकियत गिने है, उनके बाद शनाख्ती कार्ड, ए शनाख्ती कार्ड, ए पैसे शनाख्ती कार्ड फर्ज मलकियत होने के बावजूद जट जलीलो खुआरे। क्या रियासत मदीना दे विच इजा चीज है? रियासत मदीना दे विच ए है कि अगर रात को भुखा होवे तो हजरत सदीक अकबर अपने मुंडे ते बोरी चाह के उनके घर पुछेंदे हैं। आज मैं पूछना चाहना इमरान खान को, क्या इमरान काश्तकार से सरापा एहतजाज और मुतालबा करेंगे रियासत मदीना के अंदर काश्तकार जहाँ पर रूल रहे हैं, शहरी जो है इंतहाई परेशान हैं और जहाँ पर जो मेंबरान असेंबली हैं, जो जिले इंतजामी अफसरान है, वो जहाँ पर चुप की अपनी सुकून की नींद। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जतोई में भी खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। किसानों को मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना है कि गंदम की फसल तबाह हो चुकी है, कहीं से खाद नहीं मिल रही, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद बात करेंगे इमरान सैयदी से। इमरान, बताइएगा। तहसील जतोई में इंतजामिया की नाअहली के बायस जो है यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मार्केट से यूरिया खाद बिल्कुल गायब हो चुकी है। किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जहां गंदम की फसल खाद की अदम दस्तयाबी के बायस मुतासर हुई है, वहीं पर जो है कैनोला की फसल और जो जानवरों का चारा है वो खाद ना मिलने के बायस जो है तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। किसान परेशान है। जो इस वक्त मैं किसानों के साथ मौजूद हूं, इनसे जानते हैं। जी, बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, गंदम की जो फसल है वो तो खाद की वजह से बहुत असर हो रही है, लेकिन जो गाय का भैंसों का चारा है वो भी न होने के बराबर है। अच्छा, खाद नहीं मिल रही, पानी, ये कनोला भी, हाँ, कनोला जो है वो भी खत्म हो रहा है।
इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए इसके बारे में किसानों को रिलीफ दे और हमारी परेशानी दूर करे। हमारी परेशानी दूर करे। जी एक और काश्तकार मौजूद है। जी बाबा जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मैं भी यही कहता हूँ जनाब, ये बहुत परेशानी है, खाद नहीं मिल रही। हुकूमत को चाहिए ये घास वगैरह जो है, कनक का है, किनोला है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है खाद ना होने की वजह से। ये मेहरबानी करे हुकूमत हमें रिलीफ दे और कोशिश करें कि साकू जल्द और जल्द खाद देनी चाहिए। जी बिल्कुल, किसान जो है हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि भी हुकूमत वक्त जो है इस हवाले से नोटिस ले। गंदम की फसल पहले तबाह हो चुकी है और उसके बाद जो है कैनोला की जो फसल है और जो जानवरों का जो चारा है वो भी खाद ना मिलने के बाद जो है उसकी जो अफजाइश है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही। हुकूमत वक्त इस हवाले से जो है मकामी इंतजामिया को, तहसील जतोई की जो इंतजामिया है इसको जो हदायत जारी करें और जो खाद है उसको बआसानी तरीके से किसानों तक पहुँचाने के मौके पर। आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्वीपर्स आर सुपर हीरोज। सैनिटरी वर्कर्स के वक़ार और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम। सफाई करने वालों से मंसूबी इस्तिलाहात और तसव्वुरात बदलने की अपील। सैनिटरी वर्कर्स ने बैनर्स के जरिए आगाही मुहिम का आगाज किया। इज्जत मेरा हक है और मैं सफाई वाला हूँ, चूड़ा नहीं खुद पे का मतन है। आपके इज्जत के दो बोल मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मजीद ये भी कहा गया कि मैं 21वीं सदी में भी चूड़ा क्यों हूँ। एक और वर्कर का नारा। शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने वाले वर्कर्स पर फख्र है। एमडी की जानिब से ये कहा गया है। सफाई वर्कर्स बारे हमें अपने रवैये को बदलना होगा। खबर दें आपको, डीजी खान से मोहम्मद हनीफ अताफी और कमिश्नर लियाकत अली चुट्ठा का दौरा। पुल डॉट पर ट्रैफिक की रवानी के लिए तजावीज़ पर मशावरत की गई। कमिश्नर के पुल डॉट चौक पर मॉन्यूमेंट 1 माह के अंदर मुकम्मल करने के अहकामात। पुल डॉट पर फ्लाई ओवर की तजावीज़ वज़ीर आला को पेश करूंगा, हनीफ अताफी ने यह कहा है। मजीद उन्होंने कहा कि फ्लाई ओवर पर 1.5 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। पुल डॉट चौक की कुशादगी पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी आपको बताएं, खबरदार होशियार, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वाले हो जाए होशियार। प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 1 रोज बाकी है। 1 जनवरी से गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को होगा मसाइल का फाइल्स ही ट्रांसफर हो सकेंगी। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन कानून को काला कानून करार दे दिया। मुतालिबात तस्लीम ना होने पर 15 जनवरी को एहतजाजी मुजाहरे की धमकी भी दे दी है। अपडेट करेंगे आपको कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वाले होशियार हो जाए। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 1 रोज बाकी है। 1 जनवरी से गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को होगा मसाइल का सामना। प्लॉट्स और फाइल्स ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सिर्फ एफबीआर में रजिस्टर्ड डीलर्स के प्लॉट्स और फाइल्स ही ट्रांसफर हो सकेंगी। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन कानून को काला कानून करार दिया है। मजीद बात करेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद बताएगा क्या डिटेल्स है मजीद इस हवाले से आपके पास? जी यकीनन ये एफएटीएफ की शर्त थी कि जो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जितनी भी वो खरीदो फरोख्त करते हैं, उस हवाले से जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो मुरतब किया जाएगा। और ये हुकूमत के ऊपर जो है ये उन्होंने सख्ती से जो है वो हिदायत की थी कि एफएटीएफ की शर्त के मुताबिक अगर टैक्स अगर और ज्यादा इमदाद लेनी है तो उसके लिए जो है प्रॉपर्टी डीलर्स पर ये पाबंदी आयद करना लाजमी होगा। प्रॉपर्टी डीलर्स जो है उनका तमाम रिकॉर्ड सेल परचेज जो है वो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी था 31 दिसंबर तक। अब 31 दिसंबर तक जो रजिस्टर्ड हुए होंगे प्रॉपर्टी डीलर्स वही खरीदा फरोख्त और सेल परचेज का काम कर सकेंगे और उनका तमाम का रिकॉर्ड भी एफबीआर में मुरतब किया जाएगा। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई वो किसी सूरत जो है 1 जनवरी से अपनी सेल परचेज में नहीं करवा सकेंगे और इसके ऊपर एफबीआर ने सख्ती से हिदायत जारी कर दी है कि वो फौरी तौर पर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। बासूरत दीगर उनको किसी सूरत जो है वो सेल परचेज करने की इजाजत नहीं होगी। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अपडेट करते चले आपको कि प्रॉपर्टी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 1 रोज बाकी है। 1 जनवरी से गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को होगा मसाइल का सामना। गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स के प्लॉट्स और फाइल्स ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सिर्फ एफबीआर में रजिस्टर्ड डीलर्स के प्लॉट्स और फाइल्स ही ट्रांसफर हो सकेंगे।
خبر یہ ہے کہ سیاحتی مقامات پر اشیاء خورنوش کا معیار بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات نہ ہو سکے۔ سیکرٹری ٹورزم کی ہدایت کے باوجود سیاحتی مقامات پر خوراک کا معیار بہتر بنانے کے لیے پیش رفت نہ ہو سکی۔ مزید بات کریں گے سہیرا طارق نے میجوان کیا۔ سہیرا بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی بالکل، ملتان شہر میں محکمہ سیاحت اور فوڈ اتھارٹی کے درمیان جو تاریخی مقامات ہیں اور جو تاریخی جگہ ہیں وہاں پر خوراک کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے معاہدہ جو ہے وہ تاحال طے نہیں پایا جا سکا۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے سیکرٹری ٹورزم نے 3 ماہ قبل یہ اعلان کیا تھا کہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے گا جس کے تحت خوراک کے معیار کو چیک کرنے کے لیے جو تاریخی اور سیاحتی مقامات پر کھانے پینے کے سٹالز ہوتے ہیں وہاں پر فوڈ کوالٹی کو بہتر کیا جائے گا اور اس کی روزانہ کے بنیاد پر چیکنگ کے لیے وہاں پر عملہ بھی تعینات کیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی دیکھنے میں سامنے نہیں آیا ہے اور وہاں پر خوراک کے معیار کی چیکنگ کے لیے نہ تو ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں اور نہ ہی معاہدہ سائن کیا گیا ہے۔ سیکرٹری ٹورزم کے وعدے جو ہیں وہ اس حوالے سے دھرے ہی رہ گئے ہیں، جبکہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر نہ وہاں پر کوئی چیکنگ کی جاتی ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی عملہ جو ہے وہ موجود ہے۔ شہریوں کو وہی ناقص خوراک جو ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے کئی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ان میں اور بچوں میں پھیل رہی ہیں۔ شہریوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی اور محکمہ صحت جو ہے وہاں پر جی ٹھیک ہے سہیل، شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ مظفر گڑھ کے مکینوں سے کیے گئے وعدے وفا نہ ہو سکے۔ علی پور روڈ اور یونیورسٹی روڈ منصوبہ تاحال دعووں تک محدود ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ADP سے مظفر گڑھ یونیورسٹی کا پروجیکٹ ڈراپ کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے عامر ڈوگر سے۔ جی عامر۔ سال 2021 بھی ختم ہونے کے اور ایک دن باقی ہے اس میں، مگر مظفر گڑھ کے عوام کے 2 بڑے مسائل اس سال بھی حل نہ ہو سکے۔ ایک مظفر گڑھ یونیورسٹی کا اور دوسرا علی پور روڈ کا منصوبہ۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ADP سے یونیورسٹی کا منصوبہ ڈراپ کر دیا گیا، جبکہ علی پور روڈ پر بھی کوئی اس پر ابھی تک جو عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا۔ شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا اس سال بھی وعدے وفا نہ ہوئے؟ جی منسٹر صاحب کے پاس مظفر گڑھ کا وفد بھی ملا، لیکن جو ہے علی پور روڈ اور یونیورسٹی کو ADP سے خارج کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا مظفر گڑھ والوں کے لیے خوشخبری نہیں بلکہ ہمارے وسیب کا چیف منسٹر کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہمیں انعام دینے کی بجائے مزید جو ہے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو ہماری وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر مظفر گڑھ سردار کوڑے خان یونیورسٹی قائم کی جائے۔ فنڈ موجود ہے اور جگہ بھی موجود ہے۔ مجھے آپ بتائیے گا کہ کیا آنے والے سال میں یہ 2 منصوبے پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا۔ مظفر گڑھ کی عوام کو ہمیشہ انہوں نے مایوس کیا ہے۔ مظفر گڑھ کے لیے جو سرکاری رہنما ہے یا سرکاری ادارے، مظفر گڑھ کے لیے ہمیشہ کچھ نہیں سوچا انہوں نے۔ مظفر گڑھ جو ہے یہ اس کو دیہات میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ایسا ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ شہری گورنمنٹ سے مایوس ہیں اور یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ سال 2021 میں تو وعدے وفا نہ ہوئے، البتہ آنے والا جو سال ہے ٹھیک ہے عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ادھر وہیں میرخان میں ایپکا ضلعی جنرل سیکرٹری مقبول احمد کے ساتھ مبینہ ڈکیتی کا واقعہ۔ ایپکا ملازمین کا ٹاؤن ہال میں احتجاج۔ ضلعی جنرل سیکرٹری کہتے ہیں کہ گزشتہ روز 8 افراد نے ڈکیتی کرنے کی کوشش کی، پولیس نے نہ مقدمہ درج کیا اور نہ ہی ملزمان گرفتار کیے ہیں۔ مزید بات کریں گے عامر بھٹی سے۔ عامر بتائیے گا۔ ہمیں گزشتہ روڈ ریسکیو 1122 روڈ پر ایپکا ضلعی جنرل سیکرٹری مقبول احمد کے ساتھ جو مبینہ ڈکیتی کا ایک واقعہ پیش ہے اور اسی حوالے سے جو ایپکا کے ملازمین ہیں وہ ٹاؤن ہال میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ انصاف دیا جائے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ کل آپ کے ساتھ جو ہے یہ ایک واقعہ پیش ہے، اس کے بعد پھر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کل میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی ہم نے ابتدائی رپورٹ فوری طور پر تھانا ڈویژن میں درج کرا دی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم CCTV کیمروں کی مدد سے ملازمین کو کل ہی گرفتار کر لیں گے، لیکن ان کی یہ بے حسی میں سمجھتا ہوں کہ آج تک نہ دوسرا دن ہو گیا، نہ FIR کٹی ہے ابھی تک، نہ کوئی ملزم کو پکڑا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے پرامن احتجاج آج سے شروع کیا ہے۔ ہم نے دفتر بند کرایا ہے، تالہ بندی کیا ہے، ہم نے اس مشینری کو روک دیا ہے۔ یہ ہمارا ٹوکن احتجاج ہے۔ اس کے بعد ہم کل تک اگر ہمارے ملزم نہ پکڑے گئے اور اگر ہماری FIR درج نہ کی گئی تو پورا شہر جو ہے جیسے صفائی کراتے تھے ویسے گندگی کا ڈھیر بن جائے گا اور پورا شہر جو ہے سیوریج کا جوہر بن جائے گا۔ پھر اس کی تمام تر انتظامیہ ہمارے DPO اور انتظامیہ پر ہوگی، پھر ہمارے ساتھ کوئی گلا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم آج پرامن احتجاج کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ہماری FIR درج کی جائے اور ہمارے ان ملزموں کو ڈکیٹوں کو
जो 8 नफर थे 4 मोटरसाइकिल वो फौरी तौर पर गिरफ्तार कर गए। इसके पीछे क्या उनका इल्जाम था, वो कातलाना हमले के लिए आए थे या अगवा के लिए आए थे, किस उसको सामने लाया जाए और हमारे मुलज़िमों को पकड़ा जाए। अगर ये नहीं होगा तो कल इसका एहतजाज बहुत ज़िले के लेवल पर होगा इंशाअल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, आप ज़िली सदर हैं, पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुखालिफ ग्रुप की जानिब से ही हो सकता है। ये जो हमारा कल ऑल पाकिस्तान कलर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम था, ये मकबूल साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी कल घर जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने ये बदमाशी की है और डकैती की कोशिश की है। तो इस सिलसिले में हमने कल पुलिस स्टेशन का भी घेराव किया था, उनके इब्तदाई रिपोर्ट भी की है। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि किसने कराया है। ये कैमरों से पुलिस इस सिलसिले में वो पेशरफ्त कर रही है। अगर वो उसके बाद भी अपना मज़ीद लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि ये किसकी है ये साजिश या क्या, इसका पता लगेगा उसके बाद। तो इंशाअल्लाह बात आपके तस्लीम नहीं होते, मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं किए जाते, तो इसी तरह से एहतजाज हड़ताल इसी तरह से हमारा ये एहतजाज रहेगा और हम कल इजलास करेंगे। उसके बाद दिल्ली सतह पर भी तमाम दफातर बंद कराएंगे और हमने इस सिलसिले में ऐप का पंजाब को भी जो है ना वो इतला कर दी है। तो इंशाअल्लाह ये हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं होते। बिल्कुल, जब तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं किए जाते इनको इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह से एहतजाज शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, RPO मुल्तान जावेद अकबर यास के जलरू में अपीलों पर फैसले, कत्ल की नाक़िस तफ्तीश करने पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीज़ नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। इंस्पेक्टर इरशाद की सर्विस ज़ब्तगी की अपील मेरिट पर ना होने पर खारिज कर दी गई। इंस्पेक्टर गुलबाज की सजा जुर्माने की अपील मेरिट पर ना होने पर खारिज की गई है। करप्ट पुलिस अफसरान के महकूम में कोई जगह नहीं है, RPO मुल्तान ने इस मौका पर कहा है। मजीद उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान नौकरी को खिदमत समझ कर अदा करें। रेस्क्यू 1112 की हेल्पलाइन में तकनीकी खराबी के बायस राबते में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। खराबी दूर होने के बाद हेल्पलाइन को बहाल कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको कि रेस्क्यू 1112 की हेल्पलाइन में तकनीकी खराबी पेश आई थी। हेल्पलाइन पर राबते में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान रेस्क्यू की जानिब से कहा गया है। मजीद उन्होंने बताया कि इंजीनियर्स ने खराबी दूर करके हेल्पलाइन बहाल कर दी है। खराबी के बाद मुख्तलिफ अजला में हेल्पलाइन बंद रही थी। शहरी एमरजेंसी की सूरत में मुतबादिल नंबर पर राबता भी कर सकते हैं। शामदीद अभी आपको खबर दें, मैट्रिक और इंटर इम्तिहान 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहान का आगाज होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज 10 मई 2022 से होगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 18 जून 2022 से शुरू होंगे। इम्तिहानात की तारीखों का फैसला पंजाब बोर्ड कमेटी के इजलास में किया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको कि मैट्रिक और इंटर इम्तिहान 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानात का आगाज किया जाएगा। मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज 10 मई 2022 से होगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 18 जून 2022 से शुरू होंगे, जबकि इम्तिहानात की तारीखों का फैसला पंजाब बोर्ड कमेटी के इजलास में किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद, बताएगा शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। जी, पंजाब तालीमी बोर्ड की जानिब से जो है मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात के जो शेड्यूल है वो जारी कर दिए गए। तमाम बोर्ड जैसे पंजाब के हैं उनके तहत एक ही वक्त में जो है मैट्रिक के और इंटर के इम्तिहानात शुरू होंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात 10 मई 2022 से शुरू होंगे, जबकि इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 18 जून 2022 से शुरू होंगे। इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में किया गया और नताइज का ऐलान भी जो है तमाम बोर्ड जो है एक ही वक्त में करेंगे। जी ठीक है जुनैद, ये भी बताएगा कि जो कोरोना की वजह से छुट्टियां हुई और जो सिलेबस कम किया गया या जो सिलेबस कवर नहीं किया गया, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आ सकी हैं कि उसको कट किया जाएगा या स्मार्ट सिलेबस के जरिए इम्तिहानात लिए जाएंगे। जी, यकीनन इस बार शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक इम्तिहानात नहीं लिए जाएगा, बल्कि तमाम सिलेबस जो है उसके तहत इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस बार कोरोना की वजह से क्योंकि तालीमी इदारे खुले बंद इतने ज़्यादा नहीं हुए, तहम सिलेबस जो है वो शॉर्ट कोर्स के नहीं बल्कि मुकम्मल सिलेबस में से ही लिया जाएगा। जी ठीक है, जुनैद हमारे साथ मौजूद है। आपको अपडेट करते चलें कि मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानात का आगाज़ होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ 10 मई 2022 से होगा, जबकि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 18 जून 2022 से शुरू होंगे और ये तमाम अजला में एक साथ पेपर लिए जाएंगे। इम्तिहानात की तारीखों का फैसला पंजाब बोर्ड कमेटी के इजलास में किया जाएगा, जबकि नताज का ऐलान भी एक साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं। इलेक्शन कमीशन ने 6 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख पर गौर करेगा। इजलास में पंजाब में इलेक्शन की तैयारियों के अमल का जायजा भी लिया जाएगा। महकमा बल्दियात मई में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का कहा है। महकमा बल्दियात ने नया बिल असम्बली को भेज दिया गया है। अपडेट करते चले आपको कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करीब आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 6 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख पर गौर करेगा। इजलास में पंजाब में इलेक्शन की तैयारियों के अमल का जायजा भी लिया जाएगा। महकमा बल्दियात मई में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ख्वाहा है। महकमा बल्दियात ने नया बिल असम्बली को भेज दिया गया है। और अपडेट करेंगे आपको कि 6 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया गया है। बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे, इसके हवाले से मशावरत की जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि इस इजलास में तारीख पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में पंजाब में इलेक्शन की तैयारियों के अमल का भी जायजा लिया जाएगा। महकमा बल्दियात मई में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ख्वाहा है। महकमा बल्दियात ने नया बिल असम्बली को भेज दिया है। महकमा बल्दियात से भेजा गया बिल जो है वह असम्बली में पेश किया जाएगा, जिस पर बाद में बहस भी की जाएगी। अपडेट करें आपको, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करीब आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 6 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोकर ने हमें ज्वाइन किया। कैसर खोकर बताएगा क्या डिटेल्स है इसकी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 6 जनवरी को चीफ पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब रूरल बैंगल को तलब किया है इस्लामाबाद, और इस हवाले से इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से, इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से, इलेक्शन के जो रूल्स हैं उनके हवाले से और इलेक्शन की जो हद बंदी है उनके हवाले से मुशावरत की जाएगी। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन जो है जल्द अज जल्द पंजाब में इलेक्शन कराना चाहता है। और महकमा बल्दियात उनके पंजाब का प्रोग्राम है कि मई के पहले हफ्ते में पंजाब में इलेक्शन करा दी जाए, रोजों फौरन बाद। इस हवाले से मुशावरत जो है वो इजलास बुलाया गया है 6 जनवरी को, इसमें अहम फैसले होंगे। जी ठीक है, कैसे बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। ज़रूरी मुल्क में ट्रैक्टर्स भी किसान की पहुंच से दूर हो चुके हैं। ट्रैक्टर कंपनियों ने 1 जनवरी 2022 से ट्रैक्टर की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। मजीद बात करेंगे, रजा मलिक ने ज्वाइन किया। रजा मलिक बताएगा क्या वजह सामने आई है। ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ तो किसान जो है अपनी गंदम की फसल के लिए, तैयार फसल होने वाली के लिए खादों की तलाश में है और लंबी लंबी लाइनें लगे, तो दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर्स की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और ट्रैक्टर्स भी जिनका ज़राअत में बुनियादी किरदार है, किसान की पहुंच से दूर हो चुके हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 3 लाख रुपए तक का जो है वो कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब 1 जनवरी 2022 से ट्रैक्टर कंपनियों ने कीमतों में मजीद इजाफे की नवीद जो है वो सुना दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डीलर्स हैं ट्रैक्टर्स के। जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैक्टर्स की कीमतों की और क्या नजर आ रहा है? सर जी, ये 350 से आज से 3 महीने पहले ये 16 लाख का बिक रहा था। आज जो है ना 19 लाख 11 हज़ार का बुकिंग रेट पे है। वो भी ट्रैक्टर 3.5 महीने के बाद मिलता है। तो मजीद अगर सेल टैक्स लगेगा तो वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा। तो कीमतें जो है वो गुज़श्ता 3 माह के दौरान 3 लाख रुपए तक का जो है वो इजाफा हुआ है कीमतों में, और अब 1 जनवरी से कीमतों में मजीद इजाफा किया जा मजीद इजाफा कर रहे हैं। वो जनरल सेल टैक्स कोई लगा रहे हैं, अगर वो लगेगा तो फिर कारोबार बैठ जाएगा, कारोबार नहीं होगा। जी बिल्कुल, कंपनी की तरफ से बाकायदा तौर पर जो कीमतों के हवाले से वो जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है कि कीमतें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। हुकूमत का गरीब और मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड स्कीम देने का फैसला। मुल्तान में 35,000 से कम माहाना आमदन रखने वाले अफराद को खसूसी सब्सिडी मिलेगी। ज़िला इंतज़ामिया ने 3700 दुकानों पर खसूसी सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। मजीद बात करेंगे तैयब साहब से। तैयब बताइएगा। जानिब से गरीब अफराद की माली इमदाद करने के लिए खसूसी राशन पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है। इस हवाले से बराह रास्त जो गरीब अफराद होंगे उनको तो सब्सिडी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि वो दुकानों के ऊपर जाएंगे, जो कि मखसूस दुकानें होंगी, वहाँ पर वो राशन हासिल करेंगे। और राशन के जो पैसे हैं कुछ हद तक जो मुस्तहिक अफराद होंगे उनको देने पड़ेंगे, जबकि बाकी गवर्नमेंट सब्सिडी दुकानदार को देगी, ताकि एक जो शफाफ सिस्टम है वो हो सके और ख़ास तौर पर जो असल नीडी लोग हैं उन तक ये तमाम के तमाम जो सब्सिडी है वो पहुँच सके। आखिर इसका तरीकाकार होगा क्या? इस वक्त ADC साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, मुल्तान ज़िले के हवाले से बताइएगा कि हमने यहाँ पर कुल कितनी दुकानें आइडेंटिफाई करनी है, तरीकाकार क्या होगा, इस वाले से बताएं। ये एहसास राशन रियायत प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है गरीब अफराद के लिए।
اس میں یہ ہے کہ ہم نے پر یونین کونسل 20 دکانیں ایسی آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں اور رجسٹر کرنی ہیں جس پہ غریب افراد اپنا راشن کارڈ لے کے جائیں اور وہاں پہ رعایت کے ساتھ جو گورنمنٹ سبسڈی دے گی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان پہ تو وہ وہاں سے لے سکے اور گورنمنٹ پھر بعد میں وہ سبسڈائز اماؤنٹ جو ہے وہ دکاندار کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے گی. تو 20 ہیں ہماری ہر یونین کونسل. اس حوالے سے ہم نے 3700 کے قریب دکانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس میں سے تقریباً ہم نے 90% شاپس جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. ان کی رجسٹریشن کا عمل اب جاری ہے. جی 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا جو بنیادی 4 ضرورت کی چیزیں ہیں گھر چلانے کے حوالے سے جو ضروری ہوتی ہیں. جی آپ نے اپڈیٹ کیا. ملکہ میں ڈسٹرکٹ بار سالانہ انتخابات کے لیے سرگرمی عروج پہ پہنچ چکی ہے. مزید بات کریں گے قاسم علی شیخ سے. جی قاسم. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بہاول نگر کے سالانہ انتخابات کے لیے جو گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے. جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. 8 جنوری کو انتخابات جو وہ ہونے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو حامی وکلا ہیں وہ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہے. میرے ساتھ سے موجود ہیں صدارت کے امیدوار معروف قانون دان کاشف خان خاکوانی صاحب. ان سے بات کر لیں. سر بتائیے گا 8 جنوری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ٹوٹل جو وہ کتنے ووٹرز ہیں اور کیسی آپ کی کمپین چل رہی ہے؟ ٹوٹل جو بار کے ممبر ہیں وہ 625 بار کے ممبر ہیں اور تقریباً 580 ووٹ وہ کاسٹ ہونے ہیں. اور تیاری تو 2.5 ماہ 15 اکتوبر کو ڈیوز کلیئر ہوئے تھے. 15 اکتوبر کے آن ورڈ ہم لوگ کوئی بھی رات کوئی بھی دن ہم نے آرام سے نہیں نکالا. مکمل تیاری کر رہے ہیں. تمام احباب تمام دوست ابھی میرے ارد گرد کھڑے ہیں. یہ لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں. باقی ہمارے بزرگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں اور ہر طرح کے طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آنر دے اور ہم وکلا کی توقعات پر پورا اتریں. اور وکلا کو جو ہم سے توقعات ہیں ہم ان پر پورا اتریں گے اور ہم ان کی تمام معاملات میں انشاءاللہ تعالی مرد آہن بن کر اور ان کے تمام معاملات میں فرنٹ لائن پر جا کر لڑیں گے. اچھا خان صاحب یہ بھی بتائیے کہ بار کے کون کون سے مسائل آپ سمجھتے ہیں جنہیں جو ہے حل ہونا بھی باقی ہے؟ بار کا ایک مین معاملہ تو وکلا کالونی کا پینڈنگ چل رہا ہے. ہمارے جو بھی عہدیدار آتے ہیں ہر دفعہ ایک وعدہ ایک نعرہ لیا جاتا ہے کہ وکلا کالونی کے معاملات کو پریفرلی بنیاد پر حل کیا جائے گا, لیکن وہ پینڈنگ پڑا ہے. کوشش میری یہ ہوگی کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, بڑے پروجیکٹ کی ہونے کے باوجود ہم لوگ وکلا کالونی کے معاملات کو بہتر کریں. اور باقی جو جونیئرز کے معاملات ہیں کہ انیشلی طور پر جو 2 ایئر کہ ابتدائی جونیئر ہیں ان کے معیشت کے معاملات ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیج اوپن کریں گے, کوئی معاملات کریں گے. باقی معاملہ یہ بنتا ہے کہ وکلا کمیونٹی اور بینچ کے درمیان مفاہمت اور بہتر تعلقات ڈیولپ ہوں تاکہ وکلا کے جو اپنے معاملات ہوتے ہیں ان پر جج اپنی خوشی کے ان کے کام کریں. تو وکلا کی آنر کے لیے, وکلا کے معاملات بہتر کرنے کے لیے, وکلا اور انتظامیہ کے ان کے کام کے لیے ہم لوگ بہتر کام کریں گے. جی بالکل. یہ تھے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بہاول نگر کے سالانہ انتخابات میں صدارت کے امیدوار کاشف خان خاکوانی صاحب جو کہ انتخابات کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے قاسم, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.